हेलो एवरीवन, दिस इज मयूर माइकर और आज हम डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 164 के बारे में, विच इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। तो बिफोर मूविंग ऑन टू दिस सेक्शन, एक बार हम सेक्शन 164 का जो डिस्क्वालिफिकेशन है और सेक्शन 167 का जो वैकेशन है उसका एक बार छोटे से एकदम मतलब क्लियर कर लेते हैं। लुक, अब सेक्शन 164 टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन। अभी मैं बोल रहा हूँ तो अपने दिमाग में एक याद रख लेना, डिस्क्वालिफिकेशन। एंड जो हमारा सेक्शन 167 है इट टॉक्स अबाउट वैकेशन। इसका भी एक अगला वीडियो आएगा बाद में, बट अभी के लिए आप मेरे दोस्त 164 पे ही ध्यान देंगे क्योंकि ये बड़ा सेक्शन है, इसको याद रखना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरली एज अ सीएसपी। ओके, तो 164 डिस्क्वालिफिकेशन, 167 वैकेशन, बैठा लो दिमाग में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। डिस्क्वालिफिकेशन जो हमारी चीज है, डिस्क्वालिफिकेशन, ये हमारा एक बंदा है, इसको बनना है डायरेक्टर। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डायरेक्टर, वॉन्ट्स टू बिकम। ओके, अब ये बनना चाहता है, ये अभी ऑलरेडी डायरेक्टर नहीं है, तो फिर इसको कुछ ऐसे पैरामीटर से इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि 164 में क्या डिस्क्वालिफाइड है क्या ये बंदा। अगर ये बंदा 164 में नॉट डिस्क्वालिफाइड है तो वो एज अ डायरेक्टर कंपनी में काम कर सकता है, ये कंपनी हमारी। बट अगर वो इस जो मान लो जो भी चीज़ है 164 की कैटेगरीज, इसमें कहीं पे भी फंस जाता है तो एज अ कंपनी में डायरेक्टर काम नहीं कर सकता। ओके, तो इसका मतलब है वर्किंग इन कंपनी, ऐसा लिखता है ये ऐसे बाद में और वर्किंग से पहले। अगर आप यहाँ से ऐसे आना चाहते हो, मतलब कंपनी में काम करना चाहते हो, तो 164 का देखना पड़ेगा। मतलब अगर 164 में डिस्क्वालिफाइड हो तो आप कंपनी में काम डायरेक्ट कर ही नहीं सकते। बट जब हम वैकेशन की बात करते हैं तब हम बोलते हैं ये ऑलरेडी कंपनी में काम में था और इसने कुछ तो भी ऐसा कर दिया कि 164 में आके गिर गया, सॉरी 167 में आके गिर गया, तो उसको वैकेट करना पड़ेगा, ऑफिस छोड़ के जाना पड़ेगा। ऑलरेडी मान लो एक एग्जाम्पल आपके लिए सिंपल है। अगर आपको स्कूल में एडमिशन लेना है तो आप मतलब कुछ तो भी एक स्कूल का क्राइटेरिया होगा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, फिर आप एडमिशन लेने के लिए जब क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हो तभी एडमिशन मिलता है। बट आपको स्कूल से धक्के मार के निकालना यानी वैकेशन, मतलब आपने कुछ तो भी ऐसा कांड कर दिया कि आपको स्कूल से धक्के मार के निकालना पड़ा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, सिंपल सा एग्जाम्पल था। ओके, अब मैंने वो यहाँ पे पेज ब्लैंक छोड़ा है, आपको अगर कोई चीज़ यहाँ पे लिखनी हो तो आप लिख सकते हो, नोट्स मैंने बाद में दिए हुए हैं, बट एक पेज मैंने ब्लैंक छोड़ा है। आपको अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कुछ लिखना होगा, दैट इज वाई। ओके, नाउ आई थिंक डिस्क्वालिफिकेशन और वैकेशन का फर्क आपको समझ चुका होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेक्शन 164 विच इज अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अपॉइंट होने के टाइम पे जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके बारे में। सबसे पहले सबसेक्शन 1 पे ध्यान देना फ्रेंड। अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इफ, सारा खेल आपका मेनली होता है सबसेक्शन 1 में और सबसेक्शन 2 में। 3 तो नॉर्मल सी बात करता है। ओके, अगर 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 देखो, ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड, यहाँ पे वर्ड ये भी ध्यान देना, स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। पहली लाइन समझियोगी क्या है, एक बंदा एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता अगर, इफ अगर ये सारे A2 कितना है यहाँ पे I तक, A2 I तक जितना है उतना। तो सबसे पहला पॉइंट है वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड आपको समझते होगे, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह में पढ़ा होगा कि जिसका दिमाग सही जगह पे नहीं, पागल वागल टाइप के लोग होते हैं, लूनाटिक वगैरह जो वर्ड्स पढ़ेंगे, ऐसा बंदा जो अनसाउंड माइंड का हो और सुनो डिक्लेयर्ड होना चाहिए। मैं बस बोल दूंगा मैं पागल हूँ ये नहीं चलता, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने बोलना चाहिए कि वो अनसाउंड माइंड का है। क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने बोलना चाहिए कि वो अनसाउंड माइंड का है। ओके, ये एंड वर्ड ध्यान में देना। अगला पॉइंट हमारा कहता है ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। सुनो, इंसॉल्वेंट आपको पता होगा जिसके लाइबिलिटी उसके असेट से ज्यादा है, दैट इज इंसॉल्वेंट, मतलब जिसका दिवाला निकल चुका है, ऐसा बंदा इंसॉल्वेंट होता है। इंसॉल्वेंट वर्ड आपको पता होगा, नहीं पता है तो अभी मैंने बता दिया था, मतलब वो अपने पैसे रिपे नहीं कर पा रहा है क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स आ चुकी है उसके पास, ऐसा बंदा होता है इंसॉल्वेंट। ओके, बट सुनो, अब हम बोलेंगे अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट।
ऐसा इंसॉल्वेंट जिसके खिलाफ केस वेस जो भी होना था वो हो चुका है, अभी उसके लोगों को पैसे देना बाकी है। देखो डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट क्या होता है, देखो एक होता है डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और एक होता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। एक होता है डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, एक होता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज और डिस्चार्ज में फर्क इतना है, डिस्चार्ज का मतलब होता है जिसकी जो इंसॉल्वेंट बन चुका था उसके बाद में लोगों के जो भी पैसे थे उसने दे दिए। सुनो, अगर मैं लोगों को कैश में पैसे वापस नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे एसेट वगैरह बेचने पड़ेंगे, सारा बेचने के बाद अगर जो उससे पैसे निकल के आए उससे लोगों को पैसे मिल गए। आपने शिवाजी द बॉस मूवी देखी होगी, उसमें भी ऐसा ही था कि उसके पास लोगों को देने के लिए पैसे नहीं थे, उसकी सारी प्रॉपर्टी बेच के लोगों के कर्जे चुकाए थे। सेम केस में अगर उसके पैसे दे के अगर सारे लोगों के पैसे चुका दिए गए तो वो बन जाता है डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। बट अगर सब कुछ करने के बाद भी लोगों की तरफ उसकी लाइबिलिटी बाकी है तो उसको बोलेंगे अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। याद रख लेना, दैट इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। थर्ड केस में देखो, he has applied to be adjudicated as insolvent and his application is pending। सुनो, मैंने एप्लीकेशन दी है कोर्ट के पास कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दो। पहले केस में था अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, एप्लीकेशन रिसीव होके उसका इंसॉल्वेंसी करवा दिया था हमने। यहाँ पे ये बोल रहे हैं मैंने एप्लीकेशन दी है और वो पेंडिंग है। सुनो, मैंने एप्लीकेशन दी है, यहाँ पे एप्लीकेशन दी मैंने, अब इसके आगे उन्होंने मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड कर दिया, डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। अब इसके बाद में दो केसेस होते हैं, अनडिस्चार्ज और डिस्चार्ज। अब सुनो, मैंने एप्लीकेशन दी है, पेंडिंग है। अगर मैंने किसी को ऑलरेडी एप्लीकेशन दी है, मेरे खुद के पास पैसे नहीं चुकाने को, मैं कंपनी को क्या संभालूंगा? देखो डिस्क्वालिफिकेशन का पर्पस क्या है कि कंपनी में जो बंदे को आप अपॉइंट कर रहे हो, क्या वो बंदा खुद को संभाल सकता है? कंपनी की तो बात दूर ही, भाई साहब मैं खुद के पैसे नहीं संभाल सकता, कंपनी के मुझे करोड़ों रुपए संभालने हैं, लाखों संभालने हैं, क्या मैं उस लायक हूँ जो खुद को ही नहीं संभाल पा रहा? मैं खुद अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हूँ, या फिर खुद मैंने अपने एप्लीकेशन दे रहा हूँ कि यार मैं अपने फंड का मैनेजमेंट नहीं कर सकता, हाँ लेकिन मैं कंपनी के फंड का मैनेजमेंट कर सकता हूँ। अरे भाई साहब कहाँ मजाक कर रहे हो हमारे साथ? तो समझे, मैंने एप्लीकेशन दी है, पेंडिंग है, या फिर मैं अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हूँ। ये दो केसेस आपको समझ में आ चुके होंगे आई होप। अब बढ़ते हैं डी की तरफ। सेक्शन 164 सब सेक्शन 1 क्लॉज ABC हो चुके हैं, क्लॉज डी चल रहा है। ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस वेदर इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज। भले ही वो मॉरल टर्पिट्यूड हो या उसके अलावा कुछ हो, उसको कोर्ट ने सजा दी हो। अब ये लाइन का मतलब ही नहीं है वेदर इन्वॉल्विंग वगैरह, इसको छोड़ दो। उसने कोई भी ऑफेंस किया हो, उन्होंने बोला अगर मॉरल टर्पिट्यूड है वो भी होता है, उसके अलावा कोई और ऑफेंस किया है वो भी होगा। मॉरल टर्पिट्यूड यानी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ओके याद रखना। तो अगर वो एज अ कन्विक्टेड है बाय कोर्ट तो सुनो, एंड सिर्फ हम ये नहीं बोल रहे कि आपको सजा होनी चाहिए, हम और क्या बोल रहे हैं सुनो, एंड आपको सेंटेंस हो जाना चाहिए, मतलब आपको सजा दी जानी चाहिए इन रिस्पेक्ट देयरऑफ फॉर दैट ऑफेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ्स। कम से कम आपको 6 महीने की सजा हुई हो तो ही आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। बट अगर आपका कोई ऑफेंस किया आपने, आपको 3 महीने 4 महीने 5.5 महीने तक की भी सजा हो चुकी है, अरे आराम से आप बनो छोटे मोटे ऑफेंस करने वाले लोगों से हमें प्रॉब्लम नहीं, जिसने ऐसा घनघोर ऑफेंस किया कि जो 6 महीने जेल में जाके आए उसको हम एज अ डायरेक्टर नहीं आने देंगे। एंड सुनो सुनो सुनो, सिर्फ आपकी 6 महीने जेल की बात नहीं चल रही, और सुनो, अ पीरियड ऑफ 5 years हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस। मतलब सेंटेंस मेरा खत्म हो चुका है, मैंने 6 महीने की जेल कंप्लीट कर ली, 6 महीने उससे ज़्यादा भी हो सकता है, सुनो ऑफ कोर्स, तो 6 महीने की जेल मान लेते हैं खत्म हो चुकी है, उसके बाद 5 साल और खत्म होंगे, उसके बाद एज अ डायरेक्टर बनूंगा। ओके एग्जाम्पल सुनो, जस्ट अ सेकेंड, इसको मिटा देते हैं। ये है मिस्टर बिरजू, ये है कौन? हमारे मिस्टर बिरजू। ये बनना चाहते हैं कंपनी के डायरेक्टर, बट डायरेक्टर बनने से थोड़ी ही देर, कुछ दिन पहले उन्होंने क्या कर दिया, एक ऑफेंस कर दिया। मिस्टर बिरजू ने ऑफेंस कर दिया,
फिर उनको क्रिमिनल कोर्ट में लेके गए, उनको कोर्ट ने क्या किया है, 2 केसेस है, सुनो, केस ए केस बी। केस ए में उनको 6 महीने लेस देन 6 मंथ्स, मोर देन और इक्वल्स टू 6 मंथ्स, इतने की उनकी इम्प्रिजनमेंट हुई है। अगर लेस देन 6 मंथ्स है तो कैन बी और डायरेक्टर कोई नहीं है, वो 5 साल वो 6 कुछ भी ऐसा, जो 5 साल 6 महीने कोई बात ही नहीं। अब सुनो, अगर वो 6 महीने से ज़्यादा का उनको सज़ा हो चुकी है, तो अगर मिस्टर बिरजू को डायरेक्टर बनना है तो आफ्टर कंप्लीटिंग द इम्प्रिजनमेंट, आफ्टर कंप्लीटिंग द इम्प्रिजनमेंट खत्म होने के बाद आपको इतना टाइम रुकना पड़ेगा, देन यू कैन बी अ डायरेक्टर। कितना टाइम मेरे दोस्त, 5 years। सेंटेंस का पूरा होना यानी आपकी इम्प्रिजनमेंट कंप्लीट होना। वो नहीं कि लोग आते हैं ऐसा जेल का दरवाजा खोल के अचानक से बाहर आते, मैं बाहर आ चुका, ऐसे दिखते नहीं कि आपने मूवीज में देखा होगा, एकदम वो बड़े बड़े जेल से बाहर आते हैं, उस टाइप की। ओके, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट हियर एज वेल। सिंपल था। अब बहुत सही बात है, सुनो सुनो। अब मतलब जेल हो गई, जेल कितनी भी हो जाए, मतलब कितना भी घटिया आदमी हो कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? नहीं, उन्होंने बोला घटिया हो चलता है, हमें थोड़ा और घटिया हो वो भी चलता है, बट एक लेवल का घटिया हमें बिल्कुल नहीं जमता है। तो कौन सा घटिया? तो सुनो, प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन हैज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस के लिए उसको कन्विक्ट किया हो। कन्विक्ट सुनो, मैं एक जल्दी से एक फर्क बता देता हूँ। कन्विक्टेड एक अलग होता है बंदा, और अलिज्ड एक बंदा अलग होता है, या फिर प्रोसिक्यूटेड अलग होता है। पहले बंदे पे इल्जाम लगता है, एलिगेशन लगता है, मतलब उसको अलिग्ड बोलते हैं। फिर उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होता है, मतलब जो प्रोसेस होती है उसके खिलाफ कि वो है नहीं है वो डिटरमाइन करना, प्रोसिक्यूशन होता है। उसके बाद में 2 चीज़ें होती है, उसको एक तो कन्विक्ट यानी गिल्टी बोल देते हैं। अगर वो गिल्टी है तो वो कन्विक्ट हो जाता है, मतलब उसके खिलाफ वो मुजरिम करार दिया जाता है। ओके, मतलब उसका ऑफेंस किया है, वो गिल्टी है, कन्विक्ट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसको क्या कर देते हैं, एक्विट कर देते हैं, मतलब बाइज्जत बरी, आपने सुना होगा एक्विट, बाइज्जत बरी, कन्विक्ट, मुजरिम है मतलब डेथ अनदर। ओके, सेंटेंस इन रिस्पेक्ट टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और मोर। अगर कम से कम 7 साल या उससे ज्यादा की अगर आपको सजा हो चुकी है, अगर 7 साल या उससे ज्यादा की सजा हो चुकी है, तो ही शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। मतलब भाई साहब, मैंने किसी का बहुत घटिया वाला मर्डर कर दिया है और उसके बाद मैं आ चुका, बोल रहा मैं अभी 5 साल हो जाएंगे भाई साहब, मैं जेल खत्म हो गई मेरी और 5 साल वेट करना, मैं रिलायंस में जाकर डायरेक्टर बनूंगा, मेरी जिंदगी सुधर। नहीं भाई साहब, आपने इतना घटिया ऑफेंस करके रखा है, 7 साल की आपको सजा मिल चुकी है, एंड उसके बाद में यू आर ट्राइंग टू बी अ डायरेक्टर। अरे कंपनी को संभालना है, कंपनी का एक सोसाइटी पे कितना बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, और वहां पे जाके आप ऐसे इंसानों को कैसे काम दे सकते हो, राइट? तो 7 years तो बिल्कुल ही नहीं जमता है। गॉट इट? अब सुनो, यहाँ पे हमारा दूसरा केस सुनो। 6 months या उससे ज्यादा है आफ्टर कंप्लीटिंग इम्प्रिजनमेंट। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, इफ इट इज एटलीस्ट 7 years, if it is at least 7 years, can never be a director। इसको लिखने की अगर आपको जरूरत लग रही तो नीचे जो व्हाइट पेज दिया ना उस पर लिखना, जो भी मैंने इसके पहले लिखा था वगैरह, आपकी मर्जी लिखना है तो लिखो, वरना आपको नोट्स तो दिए हुए वहाँ पे भी कर सकते हो। बट अगर किसी को ऐसा स्टोरी फॉर्म में याद रखना है, एक बिरजू भाई साहब थे, उन्होंने ऑफेंस किया, कोर्ट, अगर स्टोरी फॉर्मेट याद रखना है तो ये जरूर लिख लेना, पेज आपको दिया है मैंने। मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, जल्दी से मुझे आपको स्विच करते हैं इसलिए। ओके, और मैं वापस से उसको सारा मिटा के देने वाला हूँ ताकि आप भी कुछ तो लिखो अगर आपको लिखना है। ओके, आई थिंक डी तक हम क्लियर है, ई की तरफ बढ़ते। सुनो, ई क्या कहना चाहता है, एन ऑर्डर डिस्क्वालिफाइंग हिम फ्रॉम अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर हैज बीन पास्ड बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल एंड द ऑर्डर इज इन फोर्स। सुनो सुनो सुनो, अब क्या हो गया, बहुत सही, कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल हमारे केस में कौन आते हैं भाई साहब, एनसीएलटी, एनसीएलटी, या कोई भी ट्राइब्यूनल अदरवाइज हो सकता है। ओके, तो ट्राइब्यूनल या कोर्ट ने, ट्राइब्यूनल यानी अपने इसमें एनसीएलटी पकड़ के चलते हैं, एनसीएलटी या फिर कोर्ट ने, एनसीएलटी या फिर कोर्ट ने
अगर उसको कंपनी से हकाल दिया, एज ए डिस्क्वालीफाई कर दिया कि इस बंदे को किसी भी कंपनी में एज ए डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कराने दे सकते, उन्होंने अगर बोल दिया, उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, तो उस बंदे को हम अपॉइंट नहीं करेंगे कंपनी में। सर कभी भी नहीं करेंगे क्या? दैट्स द कैच। ध्यान देना इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, ऐसे वर्ड्स को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए इस लॉ को पूरी तरीके से पढ़ना है ताकि कोई भी गलती ना हो। ऑर्डर इज इन फोर्स, मान लो उन्होंने ऑर्डर दिया है कि इस बंदे को 6 महीने तक एज ए डायरेक्टर कहीं भी अपॉइंट नहीं होने देंगे, अगर ऐसा बोला है तो 6 महीने तक ना, ऑर्डर इज इन फोर्स मतलब जब तक ऑर्डर वैलिड है तब तक। मान लो उसने अपील कर दिया हायर अथॉरिटी के पास में और बाद में पता चला नहीं यार ये कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल का ऑर्डर गलत था, तो फिर वो ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब ऑर्डर इज नॉट इन फोर्स। तो या तो एक तो ऑर्डर का जितना टेन्योर है तब तक, या फिर अगर ऑर्डर रिवर्स हो चुका है पहले वाला तो भी चलता है। ओके, गॉट माय पॉइंट? सिंपल था। 6th पॉइंट अपना ध्यान देना, एफ, he has not paid any calls in respect of shares of company held by him whether alone or jointly with others and 6 months are elapsed from the last day fixed for repayment of call। अब इस पे ध्यान देना, ऊपर वाला मिटाता नहीं, मैंने बहुत ही अच्छा लिख दिया, कैसा लग रहा है, पर ठीक है चलो। ये है बिरजू, अगेन बिरजू का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। और सुनो, डिस्क्वालिफिकेशन और एक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है। मान लो मैं एज अ डायरेक्टर ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रहा था ऑलरेडी, और मैंने जो डिस्क्वालिफिकेशन एक सेटिस्फाई कर दिया है, मैं ऑलरेडी इस कंपनी में हूँ लेकिन मेरा कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो चुका है, मुझे और एक कंपनी में काम करना है, मैं कर सकता हूँ? नो। मैं इस कंपनी में काम कर रहा था, मैंने काम छोड़ दिया, मेरे पे डिस्क्वालिफिकेशन आ गया, क्या मैं फिर से इस कंपनी में आ सकता हूँ? नहीं। अगर डिस्क्वालिफिकेशन आ चुका है उसी वक्त से आप किसी भी कंपनी में काम नहीं कर सकते हो। ओके, बिरजू, हमारा बिरजू भी वापस से लेते हैं अपन। ओके, अब हमने क्या पढ़ा था, बिरजू ने एबीसी लिमिटेड का, ये क्या है, शेयर होल्डर है, बिरजू क्या है, एबीसी लिमिटेड का शेयर होल्डर है। ओके, अब क्या हुआ, एबीसी लिमिटेड से जो शेयर्स लिए थे वो शेयर्स कैसे थे, पार्टली पेड। आपने वो 11th-12th में तो पढ़ा ही होगा, कॉल्स में आते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल वगैरह, पढ़ा है ना? ओके, तो क्या हुआ, कंपनी को उसने पार्टली पेड किए थे, अब कंपनी ने क्या किया, कॉल कर दिया, अपना कॉल मंगा लिया। ओके, तुझे बचे हुए पैसे थे ना वो शेयर्स पे, ओके बिरजू हमको वापस दे दे। क्या बोला उसको कंपनी ने, पैसे वापस दे दे। अब मान लो आज से लेके अगले 6 मंथ तक उसने बोला मैं नहीं दे रहा, मैं पैसे नहीं दे रहा, क्या करते तुम? 6 महीने तक भाई ने कॉल के पैसे दिए ही नहीं, तो क्या होगा भाई साहब, वो कैन नॉट बी अ डायरेक्टर। सिंपल, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। अरे भाई साहब 6 महीने हो गए आप पैसे नहीं दे रहे हो कंपनी के, और कंपनी के डायरेक्टरशिप में आके बोल रहे हो मैं कंपनी संभालूंगा, कैसे चलेगा? लॉजिक लगाओ ना, कंपनी को कैसे संभालोगे आप खुद ही कंपनी के पैसे नहीं दे रहे हो, क्योंकि वो पैसे किसके, कंपनी के। आपने एज अ शेयर्स कंपनी से खरीद लिए, अब कंपनी के पैसे कौन देगा? आप। कंपनी भी बोलेगी बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, पैसे तो हमारे पास है नहीं। ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन जी की तरफ। बहुत सिंपल है, आई थिंक आपको ये कॉल्स वाला समझ आ चुका होगा। ही हैज़ बिन कन्विक्टेड, यहाँ पे फिर से एक बार कन्विक्ट आ चुका है। सुनो, अब यहाँ पे कौन सा है ध्यान देना, of offense dealing with RPT related party transaction under section 188 at any time during the last preceding 5 years। section 188 is about related party transaction, मतलब क्या होता है, आपकी जो भी related parties है as defined under companies act, वो उनके साथ अगर आप ऐसे ट्रांजैक्शन करोगे जो आपके जो रूल्स में दिया है उससे एक्सीड कर रहा है, रूल्स में अगर उतना दिया उससे एक्सीड कर रहा है, विदाउट शेयर होल्डर परमिशन वगैरह सारी चीजें अगर कर रहे हो, ऑफेंस कर दिया आपने, तो आप पे, समझे, ऑफेंस किया है, आपको पटका जाएगा भाई साहब। अगर एनी टाइम ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल में कभी भी आपने आरपीटी वाला ऑफेंस किया हो, अगर किया हो तो भाई साहब आपने नहीं आना चाहिए। इसका मतलब कंपनी में आप उतने टाइम नहीं कर सकते, कम से कम 5 साल हो जाने चाहिए सिंस योर लास्ट ऑफेंस। ओके, मैं फिर से एक बार बताता हूँ, अब मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। जो हमारे बिरजू भाई साहब हैं उनसे, इन्होंने आरपीटी किया था
इन्होंने आरपीटी किया था आज, अगले 5 साल तक, नेक्स्ट 5 ईयर्स आरपीटी किया। कौन सा आरपीटी का ऑफेंस किया, आई एम सॉरी, आरपीटी करना गलत नहीं है, आरपीटी अलाउड है, बट आरपीटी से रिलेटेड ऑफेंस नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक कैन नॉट बी अ डायरेक्टर, सिंपल। इसके बाद बन सकता है, चलता है, बट आरपीटी का ऑफेंस आपको कन्विक्ट हो चुके हो, आपने ऑफेंस कर दिया है लेकिन यू आर नॉट कन्विक्टेड, तो फिर चलता है भाई साहब। जब तक आप चोर तभी चोर कहलाया जाता है जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है। दैट इज वाई आरपीटी का ऑफेंस कर रहे हो, कन्विक्ट हो चुके हो आप, कन्विक्ट प्रोसिक्यूशन हो गया, आप कन्विक्ट हो चुके हो, ओनली आफ्टर दैट। ओके, नाउ फोकस हियर, second last point, he has not complied with the subsection 3 of section 152। इसके लिए आप वो 152 वाला वीडियो देखना, आपको ज़्यादा समझेगा। यहाँ पे भी मैं समरी देने की कोशिश कर सकता था, बट आई थिंक वहाँ पे बेटर रहेगा। ओके, एंड फाइनली he has not complied with the provisions of subsection 1 of section 165। सिंपल, सेक्शन 165 इज अबाउट नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। अगर आपने डायरेक्टरशिप का प्रोविजन कंप्लाई नहीं किया है तो आपको पटका जाएगा। ओके, सिंपल। नाउ अगले पे ध्यान देना, सेकंड क्या कह रहा है, जस्ट सेकंड। ओके, वी आर बैक। सेकंड वाला शुरू करने से पहले 152 वाला सिंपली वर्स था डिन, वही था कि एक डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए डिन चाहिए। ओके, डिन यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, 6 डिजिट एक नंबर होता है, अगर वो नंबर आपके पास है तो आप एज अ डायरेक्टर काम कर सकते हो, अदरवाइज नॉट अलाउड। ओके, और सेक्शन 152 और 165 वाले वीडियोस अपने चैनल पे है, यू कैन वॉच देम इन डिटेल, आपको सारा समझ जाएगा। 165 का रेगुलेशन 17 कैपिटल ए ऑफ LODR, उसके साथ में भी आपको एक बहुत अच्छा सा एनालिसिस मिल जाएगा कि नो पर्सन हु इज और हैज बीन अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी विच, कोई भी बंदा जो अभी किसी ऐसी कंपनी का डायरेक्टर है या फिर था, कौन सी, जो नीचे दी हुई है। ओके, पढ़ते हैं कौन सी, नहीं तो एक काम करते, इनको पढ़ने से पहले अपन नीचे का पढ़ लेते एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कोई भी बंदा जो कंपनी का डायरेक्टर है या फिर था, कौन सी, कोई भी एक स्पेसिफाइड कंपनी नीचे दी वाली, नो पर्सन, उन्होंने बोला नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी। मतलब जिस कंपनी की हम बात करें उस कंपनी का वो डायरेक्टर एज अगेन रीअपॉइंट नहीं हो सकता, और अपॉइंटेड इन अदर कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, मतलब इसी कंपनी में फिर से एज अ डायरेक्टर रीअपॉइंट नहीं हो सकता 5 साल के लिए, और किसी अदर कंपनी में 5 साल के लिए फ्रॉम द डेट जहां से वो ये फेल कर देता है। ओके, अब पूरा देखते हैं, मैं बस एक बार आपको कॉन्टेक्स्ट दिखाना चाहता था। तो अब कौन सी कंपनी, विच कंपनी विच हैज नॉट फाइल्ड, जिसने फाइल नहीं किया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर अ पीरियड, कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अप्रैल से मार्च तक का जो ईयर होता है, ओके, वो वाला फाइनेंशियल ईयर होता है। तो 22-23 जब बोलते हैं तो अप्रैल 2022 और मार्च 2023 ऐसा बोलते हैं। ओके, तो उतने ऐसे 3 साल हो चुके हैं, आपने ना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल किए, ना ही आपने अपने एनुअल रिटर्न्स फाइल किए। अगर ऐसी कंपनी है तो बोलेगा सर ये तो कंपनी का फॉल्ट है। अरे कंपनी की ये फाइलिंग वगैरह करवाने का काम किसका होता है, टॉप मैनेजमेंट। हु इज द टॉप मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अगर ऐसी कंपनी है, आप कंपनी में ऑलरेडी हो और ये आप ऐसे कांड कर रहे हो कंपनी में, तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपको पकड़ा जाएगा। ओके, और अगला सुनो, हैज फेल्ड टू रीपे। अब यहाँ पे पूरा अच्छे से सुनना, एक ही चीज मैं बाद में एकदम सिंपल लाइन में बताऊंगा, 3 लाइन को। रीपे द डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय इट, मतलब जो भी डिपॉजिट्स लेती है कंपनी वो रीपे नहीं कर पा रही है, या फिर उसका इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, या फिर रिडीम एनी डिबेंचर्स ऑन द ड्यू डेट और पे इंटरेस्ट ड्यूरन, मतलब रिडेम्पशन करना है डिबेंचर्स का, आप वो नहीं कर रहे हो, या फिर उसका इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हो। ओके, पे डिविडेंड डिक्लेयर्ड, जो भी डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया वो पे नहीं कर रहे हो, प्रेफरेंस इक्विटी दोनों का। सच फेलियर टू पे और रीडिंग कंटिन्यूज फॉर 1 ईयर और मोर, और वैसा फेलियर आपका 1 साल तक हो चुका है, मतलब आज मैं आपके डिबेंचर्स को रिडीम नहीं कर पाया, बट मैंने 6 महीने के बाद में कर दिया, तो चलता है क्या, ऑफ कोर्स चलता है, बट
1 साल हो चुका है, 2 साल हो रहे हैं, अरे पे कर दो यार, नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो आप भाई साहब जो टॉप मैनेजमेंट है वो ना इस कंपनी में फिर से अपॉइंट हो सकते हो, रीअपॉइंट हो सकते हो, ना दूसरी कंपनी में अपॉइंट हो सकते हो अगले 5 साल के लिए, जो हमने नीचे पढ़ा था। चल बी एलिजिबल दिस। तो बी वाला पॉइंट ये है कि आपकी कोई पेमेंट ड्यू थी डिपॉजिटर, डिबेंचर या शेयर होल्डर के टूवर्ड्स, डिपॉजिटर, डिबेंचर और शेयर होल्डर के टूवर्ड्स, और आपने वो पेमेंट 1 साल हो चुका है की ही नहीं है, ड्यू होने के बाद की ही नहीं है, तो ही आप पे ये सेक्शन अप्लाई हो, सब सेक्शन अप्लाई होगा। गॉट माई पॉइंट? इसका भी एक एक्सप्लेनेशन अपन करते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं, पूरा एक पार्ट पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन कंपनी in whose default clause A or clause B he shall not incur disqualification for a period of 6 months from the date of appointment। अब मेरी एक बात सुनना, मैं क्या हुआ, मैंने ऐसा देखा कि एक कंपनी ABC लिमिटेड है, उसके साथ ये सब गलत हो रहा है, ये लोग उनके ये रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे हैं, ये पेमेंट वगैरह नहीं कर रहे, वो कंपनी गई खड्डे में। अब मैंने बोला जाने दो, मैं उस कंपनी में काम करता हूँ, मैंने बोला मैं उस कंपनी में काम करता हूँ और ये सारी चीज़ें ठीक करता हूँ, लेकिन अगर मैं उस कंपनी में काम करने गया तो उसका क्या मतलब है, कंपनी ने डिफॉल्ट किया है तो टॉप मैनेजमेंट में मैं हूँ, मुझ पे इमीडिएटली आएगा। अरे भाई साहब, फिर कोई कंपनी में काम कैसे करेगा वो वाली? तो अगर ऐसा है कि कोई नया बंदा ऑलरेडी कंपनी डिफॉल्ट में है, कंपनी ऑलरेडी डिफॉल्ट में ए और बी वाली, ए और बी कौन सा, रिटर्न फाइल नहीं किया, पेमेंट नहीं की, ओके, तो अगर मैं उसमें अगर कुछ कर देता हूँ, मैं आ चुका हूँ, तो मुझे 6 महीने का टाइम मिलेगा, मुझे 6 महीने का टाइम मिलेगा, जल्दी से पेमेंट वगैरह कर दो, रिटर्न वगैरह फाइल कर दो, फिर तुम पे डिस्क्वालिफिकेशन लिखा। मैं गया नया नया कंपनी में, 6 महीने तक मैंने भी कुछ नहीं किया, आ गया मेरे पे उड़ के डिस्क्वालिफिकेशन। अरे लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, अरे तुम कुछ कर ही नहीं रहे ना, इसीलिए तो तुम पे आया है, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। ओके, सिंपल सा पॉइंट है। इसके लिए यहाँ पे नोट्स बनाने से अच्छा आप एक्सप्लेनेशन याद रखो, हैंड रिटन नोट्स में देखेंगे, वहाँ पे भी आपको नहीं समझा, अगर मुझे ऐसा लगा तो लेट्स मेक अनदर एक स्टोरी। अब बहुत सिंपल सा चिल्लर सा पॉइंट है, सुनो। प्राइवेट कंपनी में बाय इट्स आर्टिकल प्रोवाइड एनी डिस्क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन एडिशन टू दोज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 and 2। ये क्या कहना चाहते हैं, 1 और 2 में जो डिस्क्वालिफिकेशन है ना, उससे और ज्यादा एक प्राइवेट कंपनी ने, पब्लिक कंपनी के बारे में बताया नहीं तो लॉ साइलेंट है, तो हम ये भी मान सकते हैं, कि पब्लिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, ओके, बिकॉज लॉ साइलेंट है। तो यहाँ पे सिंपली बोल रहे प्राइवेट कंपनी, और ऐसे लोग बोल सकती कि अगर आपने ये नहीं किया है, अगर वो किया है, तो आप ये नहीं कर सकते, ऐसे बोल सकती, कंडीशंस डाल सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट डिस्क्वालिफिकेशन रेफर टू इन DEG ऑफ सबसेक्शन 1। DEG कौन से थे मेरे दोस्त? D जेल वाला, आपको जेल में डाला था 6 महीने वगैरह वाला। E कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था, आपको बोला निकलो, ऑर्डर इन फोर्स है, और आपने कॉल्स पे नहीं किए, सॉरी, आपको सेक्शन 188 में कॉल्स वाला नहीं, DEG बोला है उन्होंने, तो आपने 188 वाला ऑफेंस किया और 5 साल नहीं हुए, तो ऐसे केस में क्या होगा, शैल कंटिन्यू टू अप्लाई इवन इफ अपील और पिटिशन हैज फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब जो भी डिस्क्वालिफिकेशन DEG वाले हैं वो चलते रहेंगे, आप किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते इवन इफ आपने अपील वगैरह कर दी हो उस ऑर्डर के खिलाफ, समझे? मतलब आप जब तक आपके खिलाफ पॉजिटिव ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक आप अपॉइंट नहीं होंगे। ये तो आपको ऑलरेडी आपके दिमाग में ऐसा ही होगा, बट यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोल दिया है, ओके, सिंपल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ आवर हैंड रिटन नोट्स। ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है आपके लिए, फिर से याद है। 164 बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी होता है और 167 ड्यूरिंग द टेन्योर होता है। अब बिफोर ज्वाइनिंग का ये मतलब नहीं है कि आप अभी जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बन रहे हो, इसलिए मैं ऑलरेडी किसी कंपनी में हूँ तो भी चलता है, ऑलरेडी हूँ और मैंने डिस्क्वालिफिकेशन इनकर किया तो मैं और किसी कंपनी में और इसी कंपनी में फिर से रीअपॉइंट नहीं हो सकता। 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। 164(1) डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू ओन इश्यूज, मैंने इसको नाम में ऐसे बांट दिया है। ओन इश्यूज का मतलब, भाई साहब मुझे ये बताओ ओन इश्यूज का मतलब क्या 164(1) में मेरी गलती है जो ये सब हुआ है? हाँ, 164(2) में कंपनी की गलती की वजह से हो रहा है, और 143 उसके कुछ अलग ही बात करता है, प्राइवेट कंपनी। तो ध्यान देना, सबसे पहले आप अनसाउंड माइंड के हो और एज डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट हो,
है कि नहीं। दूसरा, और मैंने ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में रखा है तो याद रखना, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, आपकी इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन पेंडिंग है, आपकी इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन पेंडिंग है, सिंपल। आप कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस हो। अब ध्यान देना मैंने वहाँ पे कैसे लिखा है, जो ग्रीन में लिखा है वो लॉ में नहीं लिखा है, वो हम मान के चलते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर लॉ में उसको स्पेसिफिकली नहीं लिखा है तो हमको अपना इंटरप्रिटेशन डालना है, तो ग्रीन में उसलिए लिखा है। तो लेस देन 6 मंथ्स अगर आपका सेंटेंस लग चुका है आप पे तो नो डिस्क्वालिफिकेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये वाला पॉइंट देखो, 6 महीने कम से कम बट लेस देन 5 years अगर है तो आप पे 5 साल का डिस्क्वालिफिकेशन लगता है आफ्टर कंप्लीटिंग योर इम्प्रिजनमेंट। अरे ये बताओ, 5 साल से पहले का मैं बोल सकता हूँ क्या, नहीं तब काम कर, अरे यार आप जेल में होते हुए कंपनी में कैसे काम करोगे, मीटिंग्स वगैरह में जाना पड़ता है, तो क्या आपके लिए कि जेल में आके मीटिंग लेंगे, नॉट पॉसिबल। और ये वाला पॉइंट, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन मतलब 7 साल से ज़्यादा। फिर ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, अगर आपको एक्स्ट्रा लिखना है, अगर याद है इसमें चलता है, वरना आप लिख सकते हो बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल लिखने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन वही दे सकते हैं हमें जितना याद है। इसमें और पॉइंट्स थे बट ओके। ये वाला एक पॉइंट ध्यान देना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है मेरे दोस्त। क्या था, आपसे कॉल्स मंगाए गए थे, आपने कॉल्स पे नहीं किए, और 6 महीने हो चुके हैं भाई साहब, 6 months हैव इलैप्स्ड। ओके, फिर कन्विक्टेड, आरपीटी के लिए आपको कन्विक्ट कर दिया, आरपीटी के ऑफेंस के लिए, इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग, पी यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा था, आप फुल में लिख लेना क्योंकि पी बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। प्रीसीडिंग 5 फाइनेंशियल ईयर्स, पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर्स में अगर कभी भी आपने क्या किया है, आरपीटी का ऑफेंस किया, आपको कन्विक्ट कर दिया हो, तो आप क्या होगे, डिस्क्वालीफाइड। वो 152(3) वाला जो था डिन, आपके पास डिन नहीं है, आप कैसे काम करोगे। और एक्स्ट्रा डायरेक्टरशिप, मतलब ये जो हम बोल रहे थे ना 165(1) वाला, अगर वो वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा डायरेक्टरशिप का मतलब है लॉ में कुछ लिमिट्स दिए कि इतनी ही डायरेक्टरशिप रख सकते हो, उससे ज़्यादा अगर आप रखोगे तो पहली फुर्सत में निकलो, आप पे तो चलता ही नहीं, पहले इतना काम लेके बैठे और कौन सा काम करना चाहते हो, दैट इज व्हाट लॉ ट्राइज टू से। अब ये वाले पे देना 164(2), इस सेक्शन को ऐसा है कि आप यूजुअली कैसा होता है जब सेक्शन पढ़ते हैं, सब सेक्शन याद नहीं रखने की जरूरत, ऐसे कुछ सेक्शन होते हैं जिसमें सब सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 की दुनिया अलग थोड़ी, 2 की दुनिया अलग होती है, तो आपको सब सेक्शन याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू नॉन कंप्लायंस बाय कंपनी, ओके, ये खुद के दिए हुए नाम है, मैंने तो वहाँ पे लिखा नहीं है बट हम अपने माइंड से लगा सकते हैं, और ये नोट्स होते हैं जो हमें याद करने हैं, तो दिस मस्ट बी सिंपल, लेकिन लॉ की लैंग्वेज में, जैसे हमने यहाँ पे अनसाउंड माइंड लिखा, डिक्लेयर्ड एज अनसाउंड माइंड एग्जाम में लिख सकते हैं। ओके, अब ध्यान देना, कंपनी ने आरओसी को, ऑफकोर्स आरओसी को ही फाइलिंग करती है, पिछले 3 सालों में एएस और एफएस नहीं दिया, सॉरी एआर और एफएस होना चाहिए था, मेरे से छोटी सी गलती, एआर और एफएस नहीं दिया, एआर यानी एनुअल रिटर्न, एफएस यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पिछले 3 सालों से नहीं दिया। आप इसकी लैंग्वेज अलग कर सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, फिर और ये चेंजेस कर लेना अगर आपके पास प्रिंट आउट हो तो। सेकेंड वाला, फेल टू पे एनी अमाउंट ड्यू टू सिक्योरिटी, एनी अमाउंट ड्यू ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज एज इन डिबेंचर, डिपॉजिट, या फिर आपके जो शेयर्स है, इस पे जो भी अमाउंट था, मैंने वहाँ पे लिखा नहीं, आप अपनी इससे लगा सकते हो। सुनो, सबसे पहला था डिपॉजिट और उसका इंटरेस्ट, वो फेल कर दिया, डिबेंचर रिडेम्पशन और उसका इंटरेस्ट, वो फेल कर दिया, डिक्लेयर्ड डिविडेंड और उसका इंटरेस्ट, डिक्लेयर्ड डिविडेंड उस पर इंटरेस्ट नहीं था, वो आप फेल कर चुके हो। ये 3 चीज़ें थी वहाँ पे, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते, अगर आपको लगा नहीं यहाँ पे होना चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। फिर अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, रीअपॉइंटमेंट इन डिफॉल्टिंग कंपनी, जिस कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, या नॉन कंप्लायंस करने वाली कंपनी को बोलेंगे डिफॉल्टिंग कंपनी, उसमें आप फिर से अपॉइंट नहीं हो सकते हो, आपका टेन्योर जितना है उतना चलता है, मतलब मान लो मैंने डिफॉल्ट कर दिया, आप जितना टेन्योर बचा उस कंपनी में वो कर लो, उसके बाद फिर से अपॉइंट नहीं हो सकते। अब ये टेन्योर वगैरह की बातें आपको 152 वाले वीडियो में ज़्यादा अच्छे से समझेगी, अगर वो कर लिया है तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ रहा, अगर नहीं किया तो थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला है। और अपॉइंटमेंट इन एनी कंपनी या फिर एनी अदर कंपनी भी लिख सकते हो, अगर करना है तो आप अगले 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए मेरे दोस्त क्या हो गए, डिस्क्वालीफाइड हो गए। और बचा कुचा हमारा ये 164(3) क्या बोलता है, अरे प्राइवेट कंपनी है ना, एडिशनल ग्राउंड्स दे सकती है, तो लेट्स जस्ट ट्राई टू सी, हमने सारा कवर कर लिया है कि यहाँ पे। ओके,
ए और बी शैल नॉट इनकर, हाँ एक पॉइंट रह चुका है हमारा बस सेकंड में, वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे ट्राई करके। प्रोवाइडेड दैट एनी डायरेक्टर, ये प्रोविजो किसके लिए, 1 और 2, हु इज अपॉइंटेड आफ्टर ऑकरेंस, मतलब होना, आफ्टर ऑकरेंस ऑफ सबसेक्शन 1 and 2, कंपनी में अगर ऐसा कुछ हो चुका है, 1 and 2 या सिर्फ 2 है, लेट मी जस्ट कंफर्म, यस 2 था आई थिंक, यस क्लॉज ए एंड बी, आई एम सॉरी होती है गलती, ओ शिट, जस्ट अ सेकेंड, ऑकरेंस ऑफ, क्या ही हो जाता है, ऑकरेंस ऑफ क्लॉज, ओ यार, क्लॉज ए एंड बी, ए एंड बी आपको याद रह रहा होगा, यहाँ पे बस ए एंड बी लिख लेना अगर कंफ्यूज होगा तो, ए एंड बी, ही शैल नॉट बी disqualified for it for 6 months, बस इतना लिख लेना, या फिर आपके हिसाब से इसकी लैंग्वेज चेंज करेंगे तो कर सकते हो, अगले 6 महीने तक वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, क्योंकि उसको चांस दे रहे भाई साहब तुम लॉ कंप्लाई कर दो और छूट जाओ। ओके, आपके लिए ये पेज खाली है, आप कुछ भी कर सकते हो, प्रिंट आउट लेने के बाद ये पेज पे आपको एक्स्ट्रा चीज़ें लिख सकते हो, ये नोट्स आपको एक एज अ गाइड है कि ऐसे भी कर सकते हो आप, इसमें और चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हो जब आप अपने फाइनल नोट्स बनाओगे, दिस इज जस्ट एज एग्जाम्पल फॉर यू, बट दिस शोज यू कि कैसे करना है। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, 164 में आपको बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन आ चुकी होगी, और आपको एक शॉर्ट्स भी होगा इसके लिए, 166 वाला ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर वो भी देख सकते हो, 165 का वीडियो भी अवेलेबल है, 167 के लिए हमारा वीडियो आने वाला है वो भी देख लेना, एंड यू विल बी सुपर सॉर्टेड विथ इट। सो आई होप आपको लेक्चर फिर से पसंद ही आया होगा, तब तक नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहना, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।